पर हमला कर दिया गया था। शासन प्रशासन ने अपराधियों के हौसले बुलंद करते हुए पीड़ितों के खिलाफ उल्टा पीड़ितों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी। यही नहीं, उदयपुर में कन्हैया लाल का क्या हाल किया, पूरी दुनिया में प्रदेश की छवि को आघात लगने का काम हुआ। जयपुर में एक युवक की हत्या के बाद जिस तरह से उसे सांप्रदायिक रंग देकर माहौल खराब करने का काम किया, इसके लिए पूर्ववर्ती सरकार की नीति ही दोषी है। और कितने मामले में आपको गिनाऊं, तुष्टीकरण के आधार पर अगर फैसले हों तो कानून बौना हो जाता है, हमारा संविधान बौना हो जाता है। कहने वाले कहते हैं लेकिन संविधान की बात तो करते हैं, लेकिन संविधान के हिसाब से काम भी करना होता है। मैं बताना चाहता हूं, झालावाड़, भीलवाड़ा, अलवर, जोधपुर, राज्य भर में ऐसी घटनाएं घटित हुई थी, किसी तरह का कोई प्रसंज्ञान नहीं लिया। यहां तक कि जयपुर में आने के बाद उनको कोई सुनने वाला नहीं। अरे कोई बात नहीं, आप करते जो नहीं करते, लेकिन सुन तो लेते। किस तरह से रोड पर चीख पुकार करके वो लोग गए, कोई सुनने वाला पैदा नहीं हुआ। ऐसा क्या डर है, ऐसा वोट का क्या डर है जो उनकी सुनने वाला पैदा नहीं हुआ। एक तरफा चलने वाला नहीं है। प्रदेश चलेगा, संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, तुष्टीकरण से नहीं चलेगा। मैं इस सदन के माध्यम से प्रदेशवासियों को विश्वास दिलाता हूं, इस शांत प्रिय प्रदेश में कानून का शासन स्थापित करने में हमारी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। अपराध मुक्त राजस्थान बनाना वर्तमान डबल इंजन की सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। हमने सत्ता में आते ही अहम निर्णय लेते हुए मिशन मोड पर कार्य हमने प्रारंभ किया है। आपको जानकारी भी होगी, राजस्थान की कानून व्यवस्था का जिक्र होता है तो कानून व्यवस्था की लचर हालत और पुलिस के टूटे हुए मनोबल के कारण यहां गैंगस्टरपन पे, और उन्होंने व्यापारियों को धमकाकर उनसे प्रोटेक्शन मनी वसूलने का काम भी प्रारंभ कर दिया। आए दिन अखबारों में आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, उन्हीं के साथ खनन माफिया, भूमाफिया की हिम्मत 7वें आसमान पर पहुंच गई। इन गैंगस्टरों के हौसले इतने बुलंद थे कि इन्होंने जेल के अंदर ही से ही अपनी सिंडिकेट का संचालन प्रारंभ कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आए दिन दूसरे प्रदेशों से लोग आते थे, गैंगस्टर आते थे, राजस्थान के किसी भी जिले में किसी ना किसी को फायर करके चले जाते थे, किसी को मार के चले जाते थे, किसी को धमका के चले जाते थे। मैं माननीय अध्यक्ष जी, यहाँ की कानून व्यवस्था इतनी लचर हो गई थी, जैसा मैंने बताया, पड़ोसी राज्यों के गैंगस्टर भी यहाँ आने लग गए। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारी सरकार प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूत करके आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय को पुनः स्थापित करने का काम करेगी। इस दिशा में हमने प्रदेश में संगठित अपराध पर प्रभावी नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने हेतु 16 दिसंबर को, माननीय अध्यक्ष जी, 15 दिसंबर को शपथ ली थी और यह निर्णय 16 दिसंबर का है। एक विशेष कार्यदल एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स गठन करने का हमने काम किया और उन्होंने अपना काम भी प्रारंभ किया। अपराध शाखा राजस्थान द्वारा हार्डकोर इनामी अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई और गिरफ्तारी हेतु राज्य में विशेष अभियान भी चलाया गया। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, अच्छा होता वो धन्यवाद देते। उन्होंने कहा 10,000 लोगों को पकड़ा, चलो इतना तो आपने माना, आपने कितने पकड़े ये तो बताते, ये नहीं बताया कि आपने कितने पकड़े। 10,000 लोगों को पकड़ने की बात तो कह दी,
लेकिन आपके समय में आपने कितने पकड़े, कहां चले जाते थे, किस नेता से सांठगांठ होती थी, ये नहीं बताया। ये भी बताते। हमारे बहुत ही अच्छे प्रतिपक्ष के नेता हैं, भोले हैं, उनको जैसा बता दिया वैसा उन्होंने कहा, क्योंकि मुझे पता है आप भले हो, क्यों मुझे भला कहा, भोला कहा, पर इतना भोला भी नहीं हूं। हम पकड़ते थे तो ऐसे छोड़ते नहीं थे। आपने 10,000 पकड़े, 7700 छोड़ दिए। मैं बिराजे गत कांग्रेस सरकार द्वारा खनन के क्षेत्र में खनन माफियाओं को बढ़ावा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य में खनन क्षेत्र से होने वाली राजस्व का हानि भी हमें हुई। खनन माफियाओं के हौसले भी बुलंद थे। आपने देखा होगा, आए दिन पुलिस पिटती थी, पुलिस पर हमला होता था। क्यों होता था? क्योंकि उसमें बड़े आदमी का हाथ था। हमने कहा, हमारे समय में एक केस आया, हमने तुरंत कहा अगर इसने हिम्मत से काम किया है तो इस थानेदार को इसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। अगर इनने मिलकर के इसने काम किया है तो इसको तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनके समय में थानेदार पिटते थे, पुलिस बार बार पिट करके आती थी। पुलिस मजबूर थी, क्योंकि मां का भूमाफिया के साथ सांठगांठ थी। सांठगांठ सरकार की थी, उस सरकार के माध्यम से सांठगांठ चलती थी, इसलिए हिम्मत नहीं होती थी। उन्होंने अपनी हिम्मत दिखाने का काम नहीं किया। राज्य में अवैध खनन भंडार के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु खान विभाग, राजस्व, वन, पुलिस, परिवहन विभाग को सम्मिलित करते हुए हमने 15 जनवरी से 31 जनवरी तक सघन अभियान चलाया जा रहा है। आपने देखा होगा, क्योंकि आपके लोग हैं तो आपके पास मेरे से ज्यादा खबर होगी। मुझे पता है मेरे पास इतनी नहीं होगी जितनी आपके पास होगी, क्योंकि सांठगांठ दोस्ती आपकी है। राज्य में संयुक्त जांच दल द्वारा 29 जनवरी तक, मैं आपको बता रहा हूं क्या किया है, प्रदेश में अवैध खनन के 490 अवैध, 1224 अवैध भंडार के 373, इस प्रकार के कुल 2283 मामले पकड़े गए हैं। कार्रवाई के दौरान विभिन्न खनिजों की कुल 2,17,000 टन मात्रा जब्त की है। ये 15 दिन में कौन थे? आदत क्या लग रही थी? कौन सी आदत उनको लग रही थी? उनको पता था, लेकिन क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनको पता था उनके बचाने वाले होंगे, लेकिन अब बचाने वाले को भी पता है। हमने कहा है और हम करके भी दिखाएंगे। हमने कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाएगा तो उसमें उस सिफारिशी को भी पूछा जाएगा जो सिफारिश करने वाला है। हम उस सिफारिशी जो सिफारिश करने वाला है, हम उसको भी छोड़ने वाले नहीं हैं। बैठिए। हाँ, सदस्य बीच में नहीं। माननीय सदस्य, बिल्कुल। माननीय सदस्य बीच में। मुझे ये कहते हुए अफसोस है सदन कि गत सरकार के कार्यकाल में सिर्फ, बैठिए माननीय सदस्य, गत सरकार के कार्यकाल में सिर्फ अपराधी नहीं पन पे, बल्कि भ्रष्टाचारियों के हौसले भी बुलंद हुए। पिछली सरकार के दौरान प्रदेश में आम आदमी का कोई काम बिना सेवा, बिना पानी और बिना खर्ची होती थी, बिना खर्ची के नहीं होता था। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, प्रीपेड सेवा प्रारंभ हो गई थी। प्रीपेड सेवा, अरे मोबाइल में तो हमने देखी है, लेकिन प्रीपेड सेवा भ्रष्टाचार में हो गई। इतने डला दो इतना दिन काम हो जाएगा, इतना करा दो इतने दिन काम हो जाएगा। बिना सेवा के कोई काम नहीं होता था। यह खर्ची की सरकार थी, बिना खर्चे के नहीं होता था। एक एक गांव, एक एक ढाणी में आप पहुंच जाइए, एक एक आप देखिए
कई बार एसपी से बात होती थी, वो थानेदार उन्हीं के पास नहीं जाता था, थानेदार एसपी के पास नहीं जाता था, एसपी को सलूट नहीं करता था, वो जाके अपने एमएलए के पास सलूट करता था। वो कहता था मैं तो इसने लगवाया हूं, मैं एसपी के पास क्यों जाऊंगा। कितनी पुलिस का क्या हाल किया ये आप सभी को पता है। इस गर्मापूर्ण सदन में और इसके बाहर भी कुछ माननीय सदस्य बार बार पर्ची की सरकार का उल्लेख भी करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सरकार, मैं उनको बताना चाहता हूं, ये सरकार ना पर्ची की है ना खर्ची की है, बल्कि ये सरकार धरती की है और धरती पुत्रों की है। धरती की और धरती पुत्रों की है। लेकिन एक परिवार को समर्पित कुछ माननीय सदस्यों को एक, क्योंकि माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से मैं कहना चाहता हूं, इस देश में आजादी की लड़ाई में बहुत का योगदान रहा है, लेकिन हमेशा मैं देखता हूं आपके पास वही नाम 3 है या 4 है। ऐसा क्यों? अरे इस देश की आजादी में बहुत लोगों का योगदान रहा है, बहुत लोगों का योगदान रहा है। कभी उनको भी सम्मान दे दिया करो। आप सिर्फ 3, अरे बहुत अच्छा स्लोगन पढ़ा। मैं तो कह रहा था कि वीडियो बना के आज ही तुरंत राहुल जी को भेज देना चाहिए, अच्छा लगेगा। आज ही शाम को आपको धन्यवाद देंगे। वो यात्रा कहाँ है, कौन सी यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा से तुरंत कहेंगे कि हमारे प्रतिपक्ष के नेताजी ने बहुत अच्छा एक शेर हमारे लिए पढ़ा है। राहुल गांधी चाहिए हमें, हाँ हमें चाहिए राहुल गांधी, हमें चाहिए। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। मैं तो एक गांव से आने वाला एक ऐसे परिवार का व्यक्ति हूं, एक छोटे किसान परिवार से आता हूं, जीवन अभावों में भी गुजरा है। मेरा मुख्यमंत्री बनना अभी तक शायद ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं। बैठिए बैठिए। अरे सुनिए माननीय सदस्य, दरअसल विपक्ष के कुछ माननीय सदस्य पूरा सुन लीजिए। इसलिए आप मैं पर्ची पर भी आ रहा हूं, आपकी पर्ची पर भी मैं आ रहा हूं। दरअसल विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों के अवचेतन मन में पर्ची का डर बैठा है, आपके मन में पर्ची का बड़ा डर बैठा है, इसलिए वो बार बार पर्ची का उल्लेख करते हैं। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, थोड़ा डिटेल में तो मैं बताऊंगा, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं विपक्ष के सदस्यों को। यह पर्ची का डर कौन सी तारीख का है, आपको कौन सी तारीख का पर्ची का डर है? यह 25 सितंबर 2022 आपको ध्यान होगा, कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बहिष्कार का बाद। बहिष्कार के बाद से जहन में बना हुआ है, किसी शायर ने सही कहा है, औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी, औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी, और अपने गरेवान में झांका नहीं जाता। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, हाँ बैठिए। अरे आपसे अरे वो जगह, अरे बैठिए। माननीय जगह हुए माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, और मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि माननीय केंद्रीय पर्यवेक्षक आते हैं, मीटिंग बुलाते हैं, मीटिंग कहीं दूसरे स्थान पर होती है, वो लज्जित होकर के चले जाते हैं। ये हमारी परंपरा है। मैं आपको इतना बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, यह भारतीय जनता पार्टी है। एक भी मुख्यमंत्री बनने से पहले या मुख्यमंत्री बनने के बाद में मेरे बूथ अध्यक्ष से लेकर के
राष्ट्रीय स्तर तक आपने किसी का एक वक्तव्य अगर सुना हो तो वो बता दीजिए। ये होता है लोकतंत्र, ये होता है लोकतंत्र, और इसे कहते हैं लोकतंत्र। क्योंकि हम लोकतंत्र के अंदर विश्वास करते हैं तो आंतरिक भी हम लोकतंत्र रखते हैं। बैठिए माननीय सदस्य, आपको भी जवाब दूंगा। अरे बैठिए, आपको भी जवाब दूंगा माननीय। मैंने कहा था कोई बीच में नहीं बोलेगा। गंगापुर सिटी से आने वाले सदस्य, आपको भी जवाब दूंगा। आपका मेरे पास लिख रहा है, चिंता मत करिए। आप भी तसल्ली रखिए थोड़ा, क्यों इतनी जल्दी कर रहे हो? मैं तो पहली बार, तसल्ली करिए, आपको भी मिलेगा। हाँ माननीय अध्यक्ष जी, गत सरकार ने भ्रष्टाचार के मामले को संरक्षण देने के लिए हमारी केंद्रीय जांच ब्यूरो को अनुसंधान हेतु दी गई सामान्य सहमति का निर्णय वापस ले लिया था। मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, क्या डर था? ऐसा क्या डर था, जरा बताइए ना। और आप सही हैं तो डर किस बात का? लेकिन जो करता है उसको पता होता है, उसको पता होता है, इसलिए वो डर था। मैं आपको कहना चाहता हूं, यह निर्णय हमने वापस ले लिया है। यह निर्णय हमने वापस ले लिया है, यह मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। इससे कई प्रकरणों के अनुसंधान व विलंब, अपराध के साक्ष्य के नष्ट होने की आशंका बनी रहती, इसलिए आपने उसको सहमति नहीं दी। हमने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का वायदा किया है और इसे मूल मंत्र है, इसे पूरा करेंगे, इसलिए सीबीआई को फिर से हमने अनुमति दी। माननीय अध्यक्ष जी, राजस्थान की सरकार ने प्रदेश में ही नहीं पूरे देश के अंदर कलंकित करने का काम किया। हमारी जो पवित्र संस्था आरपीएससी, उसको भी तार कर दिया, दागदार कर दिया उसको। अरे हम पढ़ते थे तो देखते थे, हमने भी एग्जाम दिए हैं, लेकिन जब हम देखते थे राजस्थान की आरपीएससी की साख पूरे देश भर में पहले नंबर थी। क्या हो गया? ऐसी मजबूरी क्या थी? सरकार चलाना मजबूरी हो सकती है, लेकिन संस्थाओं के ऊपर अगर अंगुली उठे तो ये प्रजातंत्र में इसके लिए कोई स्थान नहीं है। जिस प्रदेश का युवा दुनिया भर में जाकर अपनी सफलता का परचम लहराता था, उस प्रदेश के युवा को अपने घर में ही पेपर लीक जैसे अन्याय का सामना करना पड़ा। पेपर लीक के घोटाले के मुख्य सरगना को गत सरकार ने पर्दे के सामने लाने में विफल रही। पूरे 5 साल तक प्रदेश के युवाओं को निराशा, असंतोष और आक्रोश प्राप्त हुआ। ये युवाओं के साथ धोखा कभी बर्दाश्त नहीं होगा। प्रदेश की संवैधानिक संस्था आरपीएससी, जैसा मैंने बताया, लज्जित किया। इसके स्टैंडिंग मेंबर पेपर चोरी करते पकड़े गए। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। क्या आपकी आत्मा में आपने देखा नहीं उन युवाओं का कुठाराघात? आपने यही नहीं किया, आपने उन पिता पुत्रों के बीच में भी द्वेष पैदा करने का काम किया। क्योंकि हम गांव से आते हैं, गांव में हमने देखा है मुर्गी के लिए तकुआ का घाव बहुत बड़ा होता है। हम इस सदन के पवित्र मंदिर में बैठे हैं, इन बातों पर हमें विचार करना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस पिता से जब वो पैसे मांगता है, पिता की मजबूरी होती है, किसी साहूकार के पास जाता है, किसी रिश्तेदार के पास जाता है, वहां से वो पैसा लेकर के आता है, कोचिंग कराता है, कमरा दिलाता है, और बेटा भी उसको विश्वास दिलाता है कि पिताजी अब की बार मेरे को पढ़ा दीजिए, मैं निश्चित रूप से मैं पेपर में पास होकर दिखाऊंगा। बेटा इस बात को पिताजी से कहता है, और पिताजी भी इस बात का विश्वास करते हैं कि बेटा ने मेरे से गुहार लगाई है, पढ़ने के लिए कहा है, मेरा फर्ज बनता है
मैं कहीं से लाऊं, लेकिन इसको मुझे पढ़ाना है। वो पढ़ाने के लिए पैसे लेकर के आके देता है, कोचिंग करता है, कमरा लेता है, दिन रात मेहनत करता है, और जब पेपर लीक हो जाता है तो वो खून के आंसू रोता है और वो कहता है कि मैंने दिन रात मेहनत की, मेरी उस मेहनत का कोई परिश्रम नहीं मिला। इस तरह का काम और आत्मदाह करने को आपकी सरकार ने ऐसे युवाओं को मजबूर कर दिया। उस पिता की छाती पर हाथ धर के देखिए कि उस पिता के साथ क्या हो रहा है। घर में बजट बनाते हैं, बजट किस तरह से बनता है, उस बजट जब उसका दिक्कत पैदा करता है तो पिता को चिंता नहीं सोने देती है, वो दिन रात उस चिंता में सो नहीं पाता है। आप उसकी तड़पन को नहीं समझ सकते, क्योंकि मैं कहना चाहता हूं कई सदस्य तो ऐसे हैं जिन्होंने खुद ने नहीं किया, पिताजी की और उनके पूर्व की खा रहे हैं, और वो ऐसे बोलते हैं कि हमने कमा के दिए क्या। मैं आपको सत्य कहना चाहता हूं, कई ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं आता, यहां नहीं कहीं भी हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, छोड़िए, लेकिन बात ऐसी करते हैं। अरे आप करके देखिए, मालूम पड़ जाएगा। एक काम करने में पसीना आ जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपसे इतना भी और कहना चाहता हूं, मैं देख रहा था उनको, मैं उनको देख रहा था। उन पर भी मैं आना चाहता हूं, आऊंगा मैं उन पर भी आने वाला हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसलिए एक ही परिवार के देखिए क्या हो रहा है। अरे भाई मेरे को ये तो बता दो, वो कौन से चक्की का आटा खाते थे, अरे कौन सा पानी पीते थे। हम भी डॉक्टर साहब से कह देते वो पानी लाकर किसी को पिला देते तो किसी का भला हो जाता। एक RS में 3-3, 4-4 एक ही परिवार के सदस्य आ रहे हैं। और फिर ये देखिए, यही नहीं, अरे यही नहीं दादा।